हॉरर फिल्म्स में मैक्सिमम साउंड का ही यूज होता है, क्योंकि हॉरर फिल्म्स में जो है स्टोरी ही साउंड बताता है, क्योंकि उससे ही नरेट होती है पूरी। करेक्ट हॉरर फिल्म्स में करेक्ट। तो एज एन साउंड इंजीनियर उसमें वो क्या डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड डालता है या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, काफी जगह में इसीलिए तो बीइंग एन एक्सपर्ट आपको हायर किया जाता है। आपको जब हायर करते हैं, आप पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, विजुअल देखते हैं, आप खुद का कंसीव करते हैं, बट पार्लरली डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिल्म को एक बार देखते हैं। डायरेक्टर आपके साथ बैठेगा, वो नारेट करेगा, दीज आर माई पॉइंट ऑफ व्यू, माई पर्सपेक्टिव। पूरा फिल्म में तो ऐसे नहीं होगा, 4-5 जगह जो होगा वो बोलेगा कि ये सीन को मैं ऐसे दिमाग में शूट किया हूँ, ये ऐसे होना चाहिए। जैसे कि ही सेड NH10 में डायरेक्टर आपको बोला हुआ है, मैंने बोला कि नहीं बोला, बट ही सेड बैक ऑफ माइंड यहाँ ये चल रहा है, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट वो आपके ऊपर है। बट ये बोल दिए, वहाँ मैंने 25 साउंड डाला है, वो मुझे बोले थे बैक ऑफ द माइंड वो 3 साउंड सुन रहा है, कि ये बोला, वो उसको गाली दिया, वो किया, 3 साउंड सुना, एंड वो लाउड होना चाहिए, मैंने उसको चेंज किया। तो वो आपके ऊपर होता है, बट पहले आप डायरेक्टर का नैरेटिव सुन लीजिए। डायरेक्टर का नैरेटिव सुनने के बाद फिर वो नैरेटिव में काम कीजिए, वो नैरेटिव के साथ फिर आप उनको दिखाइए, फिर उसी हिसाब से अगेन चेंज कीजिए अगर कुछ जो भी हो। क्योंकि एक डायरेक्टर के साथ आप तो 3-4 बार बैठते हैं आपका साउंड एडिटर के साथ, फिर डायरेक्टर का साथ आप जब दिखाते हैं आप उनके साथ भी 1-2 बार बैठेंगे, उसी हिसाब से वो नैरेटिव। हॉरर फिल्म का कोई फिल्म का वो आता है, बट हर फिल्म का एक टोन होता है। जैसे कमिंग फिल्म का एक अंडरलाइन स्कोर होता है कि ये बोला तो गैप डाल देते हैं, जो कि पहले होता था कि तुम उठा, आजकल बंद हो गया। सो हर फिल्म का एक सुर होता है, वो सुर के हिसाब से यू हैव टू जस्ट रिक्रिएट द डिजाइन। जब डबिंग देते हैं तो माइक और आर्टिस्ट के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए? वो ऐसे डिपेंड करता है लाउडनेस से क्या है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आई डिड निर्जा, निर्जा कौन देखे, कोई देखा है निर्जा? निर्जा उसमें जो टेररिस्ट है उनको 9 महीने का ट्रेनिंग दिया था टू लर्न द अरबिक लैंग्वेज। ओके, 9 महीना उनको किया गया था, एंड 9 महीना वो कोशिश किया कि वो 4 टेररिस्ट जो करेंगे वो 4 दीवार के अंदर रहे, बाहर ज्यादा इंटरेक्ट ना करें, टू गेट दैट वायलेंस ऑन देयर फेस। उसमें से 4 टेररिस्ट जो बने, एक ही कश्मीर का था, वो 3 हिंदू थे, कोई उत्तराखंड के था। उनको कोशिश किया गया कि थोड़ा रफनेस, 7-8 महीने से वो कोशिश की प्रिपरेशन, एंड वो रफनेस के लिए वो कोशिश किया इंटरेक्ट न करें लोगों के साथ ज़्यादा, वो वैसे टाइप का रहे। तो उसको जब हम लोग शूट किए, आप अगर जिम श्रॉफ का देखेंगे तो एनर्जी सो मच, क्योंकि एक टेक हम उसको डॉक्यूमेंट्री टाइप का शूट किए। एक शॉट का लेंथ था 35 मिनट 40 मिनट, कंटिन्यूस शूट हो रहा था मैंने विदाउट एनी। तो उनको बोला गया था यू हैंडल देम वेरी रफली। इवन इफ एक बार सोनम कपूर का उसका जो गन था ऐसे लगा, यहाँ ब्लड निकल गया था एक शॉट में, ऊपर कॉकपिट में जो जाती हैं वो, तो वहाँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ऐसे टाइप का हुआ एंड एनर्जी सो हाई, वो कंटिन्यूस, आप देखेंगे 40 मिनट एक बंदा चिल्ला चिल्ला के गला खराब हो जाता है। जब मैं पोस्ट में गया, जो अपना आरबी कोऑर्डिनेटर, डायलॉग कोऑर्डिनेटर था, बोला कि उसमें काफी पैच में वो गलत बोला है, एंड अभी मुझे लोकेशन भी रखना है, वो एनर्जी भी रखना है, एंड फाइनली जो गला खराब हुआ है वो गला खराब भी मुझे करना है, नहीं तो मैच नहीं करेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले उसको लिया डबिंग में, आई बुक के बिगर स्टूडियो। देन मैंने क्या है कि उसको अगर मैं माइक के सामने रखूंगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो आएगा नहीं परफॉर्मेंस। मैंने 2 एडी को लिया सामने, एंड उसको बोला कि 6 बार 7 बार तू दिखाया। उसको बोला कि तू 30-40 मिनट खाली चिल्ला, वो चिल्लाया, उसका गला खराब किया मैं। एंड उसके बाद मेरा बूमैन को बोला कि तू जैसे एक्टिंग कर रहा था, जो भी कैरेक्टर, 3-4 लोगों को मैंने स्टूडियो में खड़ा कर दिया, तू लाइन खाली याद रख, जो भी है फ्लो में। वो 2 दिन से प्रिपेयर कर रहा था, लाइन था, एंड उसके बाद आई एनैक्ट द सेम वे जो लोकेशन में किया था,
वो मारा गिरा, जब गिरता है तो गिरता है, उठता है। तो मैंने क्या है कि बूम मैन जैसे लोकेशन में किया था, आई यूज माई बूम थ्रू आउट द सीन। सो फाइनली उसी को मैंने एक टेक लिया, देखा क्या क्या गलत है, कहाँ नहीं है, फिर ये किया, फिर एक रिटेक किया, 3-4 टेक करके आई गॉट एंड ओनली पैच में मैंने उसको मैच किया। नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी रेयरली ऐसे टाइप का डबिंग लोग करते हैं जो मैंने किया, अदरवाइज मैच करना इट इज इम्पॉसिबल। So in most of the commercial films, we used to watch that the RR is leading the sound effects in commercial films. In such cases, what will be the use of live sounds when we are recording in spot, right? It will be dominating by some other RR musics, right? So we can't able to get that type that clear sound. No, location if you are doing in the action sequence, if dialogue is there, then we have to go for an immediate the same action we recreate, switching off the camera without using the background effects. I create the same scene again to record my dialogue only. And that particular when you are performing then and there, because generally we go for the 5, 6, 7, 8 takes. So sound will be 9 takes, and all the takes they have the same light. What will do, the whatever take is for me, so you act everything, all the visual elements सब कुछ रखो. Then what will do, I'll replace this part, because then and there I have to record it with the same energy, same impact. So I'll replace this particular sound in the post to the original, and I'll recreate the whole ambience again. Or maybe the same thing I can record the ambience separately. While I am recording the dialogue, the parallelly also I capture my ambience without the dialogue in the background, in case it is quite far. So I keep 2-3 mics behind to capture the ambience of the particular place. If action or all the suppose all the vehicle is turning, flipping, this and that, everything I used to record parallelly, keeping the separate mics. Which type of films has more? But RRR is a dubbing film. You know, I'm saying about RR re-recording sound music. Okay. Music, I'm saying about that. Come again. That one what you said? RRR. Re-recording. What is that? Background music. No, that's fine. What you said is music dominated by. Yeah, music is dominating the live sound effects. No, that is what happened. That depends on the vision of the director. If vision, I did a film called Once Upon a Time in Mumbai, the number 1, Ajay Devgan one. So in that, while I was actually signed by them, initial director said you have to do this it has actually beautiful dynamic range of sound design. I worked for nearby for a film. I used to work for 3 to 4 months in a film. So because the director is old mindset person, and he believes in music and dialogue. So while I was mixing, he was believing the music rather than the effects, except the loud effects. They believe the music gives more values to that emotion. Absolutely, which is not correct. Yeah. You can't, if your story narration is not working correctly, no technicality can add to hit your film. Because एक अगर बच्चा पैदा होता है लंगड़ा, आप कुछ भी करते जिंदगी में वो लंगड़ा होकर चलेगा, कुछ नहीं कर सकते हो आप. That particular narrative is your story narrative, narration and story the way you have written. अगर वो एक बार करेक्ट नहीं है, कितना भी एक्सटर्नल टेक्निकल सपोर्ट you are, it's not going to hit your film at all. That's spineless. These are the things you can beautify. All the element of technicality that actually beautify the film. But it is not going to beautify your innocence, whatever the film says, want to say. That's not going to add anything. That's why most of the film nowadays flop, because narrative is not correct. You have to actually reach out to the viewers' inner soul mind. They should relate this. सेम टाइम आपका पुष्पा चल रहा है, आरआर चल रहा है, हम सोच रहे हैं दुनिया आगे बढ़ गया है. पुष्पा, if you look at it, पुष्पा narration is the same old style.
Same thing. RRR is also the same thing. इसको basically the little modernized dynamism किए, but because of particular narrative structure is the same. Your story, your screenplay is so good, so you can actually you feel part of this particular narrative. So, do you think that parallel cinema has more scope than commercial cinema in terms of sound? Of course, nowadays there is no. It was actually 15-20 years back. There is called parallel cinema and commercial cinema. Nowadays, the commercial cinema and basically good cinema and bad cinema. There is no called. If you look at all the Malayali cinema during Corona, each of one of us has seen the film. All are superbly hit. What is that film? Malayali film, the kitchen film. Incident kitchen or my kitchen, something I am familiar. It's two characters throughout the film, and the girl, and most of the 60% of the film inside the kitchen. And in the film, it's only 15% of film is music, 85% no music, nothing. A maximum 60% is inside the kitchen. Film is a superbly hit. Superbly hit. I have already seen twice in kitchen. I'm forgetting the name. So it doesn't matter. End of the day, it is your hallucination. You say that music के बिना film hit नहीं होता है, flop होता है. It's wrong. Most of the Malayali cinema, which actually हमें एक अच्छा जर्नी दिया है during Corona time, we all seen so many Malayali cinemas. You see. So beautifully they narrated the story without जहाँ म्यूजिक चाहिए उतना ही यूज किए हैं. They don't believe in this. कोई कुछ पूछेगा? न्याय देख लेते हैं जो आप शूट किए. हाँ इससे थोड़ा ही उल्टा क्वेश्चन है. म्यूजिक डिपार्टमेंट में आजकल ना वैसे मोटिव्स बन रहे हैं, ना रिदमिक या मेलोडिक टेंशन होता है. सब 4/4 में और कोड प्रोग्रेशन भी मोस्टली सेम ही जाता है, मतलब जो मेनस्ट्रीम जाता है वही. तो इसका रीजन क्या है? यही चीज बिकती है. Two things I'll tell you the reason behind it. This is money and money. So first तो मैंने जैसे बोला कि हमारे डायरेक्टर को लगता है हम लोग इतना वॉल सिनेमा देख चुके हैं, खुद का क्रिएटिविटी हरा चुके हैं. ठीक है ना? हमारा जो कल्चर, हमारा जो ट्रेडिशन, हमारा जो म्यूजिकल सेंस, हमारा जो रूटीन सब भूल के हम बाहर का फॉरेन फिल्म देख के खाली उसी में जा रहे हैं. ना इधर का कर पा रहे हैं ना उधर का कर पा रहे हैं. पहला. सेकेंडली, एंड आई हैव ऑलरेडी वर्क विद सो मेनी डायरेक्टर्स. आपको आके बोलेंगे यू नो आई थिंक यू शुड समथिंग डू समथिंग. आई थिंक वही रह जाता. आई थिंक यू शुड डू समथिंग. यू नो वो यू नो कि आगे क्या चाहिए भाई बोलना. यू नो आई थिंक यू आई अच्छा आपको यहाँ पियानो चाहिए या पियानो नहीं क्लारिनेट चाहिए, सैक्सोफोन. यू नो में चला जाता है. चीजें उनको मालूम नहीं है बिकॉज वो हालुसिनेशन में जो चीजें है ना. सेकेंड, आप देखिए ब्यूटीफुली कितना RRR में लोकल म्यूजिक भी वो लोग किए हैं. तो उसको आप कैसे ब्यूटीफुली आप मॉडर्नाइज कीजिए ना, उसके साथ ब्लेंड कीजिए ना चीजों को. हमारे अंदर सो मेनी थिंग्स वी हैव लाइक. तो सेकेंडली मैं बोल रहा हूँ इसमें जो बड़े स्टार है, बड़े स्टार का कॉस्ट फिल्म का है 250 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़. लेकिन फिल्म शूटिंग का बजट है 70 करोड़, 70 करोड़. एक्टर लेके गए, 40 दिन दिए, एक्टर लेके चले गए पैसे. 70 करोड़ जब बाइफोकेशन होगा फाइनली रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा बचेगा. एंड फाइनली सब आप क्या है कि ऑर्केस्ट्रेशन सब सिंथेसाइजर में क्रिएट करेंगे. एंड देयर इज नो बजट टू रिक्रिएट योर ओन ढोल, ओन रिदम, ओन जो एक्विस्टिक, ये सब किसी के लिए पैसा नहीं होता है. 2-3 दिन इतना ही रहता है. उतने में आपको जितना करना है वो सब सूदिंगनेस को उतना ही करेंगे. देयर इज नो बजट. इफ यू लुक एट इट, द बजट totally goes for a trust in the post stage. There's no money, and everybody is bargaining, and particularly in sound, he doesn't care. अगर ये 5 पैसा मांग रहे हैं,
दूसरा 25 मांग रहा है, अरे ये 5 में से साउंड होता है, जो बोलता है ना सब क्वेश्चन मारे 5 में क्यों नहीं करें, साउंड तक आता है तो बजट खाली हाँ खाली हो जाता है। म्यूजिक, अच्छा ये किया है, अच्छा वो किया है, उनको मालूम नहीं है वो जो किया था उसका पीछे कौन था, उसका पीछे राजा मौली था कि वो रिक्रिएटेड, डायरेक्टर रिक्रिएट किया है, वो रिक्रिएट किया है। आई ओनली कैन परफॉर्म व्हेन माय डायरेक्टर विजनरी जो मुझे पुश करेगा उसी हिसाब से मैं आई एम गोइंग टू परफॉर्म। जैसे कि वंस अपॉन टाइम इन बॉम्बे में बात किया, टोटली इफ यू लुक एट इट, जो मुझे फिल्म फेयर ये सब में नॉमिनेशन आया, आई वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। आई वर्क फॉर 4 months, फाइनली 10 दिन का काम यूज हुआ पूरी फिल्म में। पूरा देखोगे म्यूजिकल 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 म्यूजिकल। तो दिस इज द ऑल्सो अनदर रीजन फॉर शो। क्या है कि जब आपके पास पैसा नहीं होता है अकॉस्टिकल इंस्ट्रूमेंट करने के लिए, फिर कंपोजिशन चेंज होता है। जब कंपोजिशन से चेंज होता है सिंथेसाइजर में, वो सब चीजें वो लोग फिर उसी हिसाब से कंपोज करते हैं। Because we used to remember motives of a villain or a protagonist, और उसके motives पूरे याद रहते थे, अभी वो कहीं दिखने को कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एंड ऑल्सो क्या होता है आजकल इतना सस्ता बना दिया है ना, एडिट री एडिट जो डिजिटल आ गया है ना, वो आज मैं प्रिंट आउटपुट दूंगा आज भी चेंज होके आ रहा है। आदमी आरआरआर जैसे बहुत कम फिल्म होता है जिसमें टाइम फ्रेम 3 साल दिया जाता है। दूसरा जैसे कि सपोज आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ राम सेतु, उनको बोला कि दिवाली में हम रिलीज करना है, वो पीछे देखेंगे नहीं कितना महीना है, 1.5 महीना है चलेगा, वो कर लेंगे सब। कैसे करेंगे भाई? जब आपको 1 साल लगेगा, 1.5 महीने 2 महीने में करेंगे कैसे? वो दिखेगा। ये सब चीजें भी है।